हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा, अंतिम प्रहार। वो अंतिम प्रहार इस वजह से है क्योंकि कल आपका फिजिक्स का पेपर है। हमने पहले ही आपके लिए 8 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट बना रखे हैं, लेकिन इस वाली वीडियो में हमने कुछ बच्चों ने पेपर भेजे हुए थे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस हमें मिल गए हैं, वो हमने यहाँ पर लगाए हैं। प्लस सेकेंड सेमेस्टर के लिए हमने कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल आपके में भी हैं सर, ठीक, वो भी वीडियो हम इसी में जुड़वा देंगे, ताकि प्लस खाली आके कह दो भैया बेस्ट ऑफ लक, कल आपका पेपर नहीं सर। इसी बहाने कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहली बार देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, 3-4 घंटे लगेंगे, पूरी प्लेलिस्ट देख डालो। पीडीएफ पड़ी हुई है टेलीग्राम पे, जाके कल मजा काट देना भाई, ठीक। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है विच थ्योरी इज कंफर्म्ड, यानी कौन सा सिद्धांत था जिसने कंफर्म कर दिया बाय डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट, यानी किस सिद्धांत को, यानी विच मतलब कौन सी, तो कौन से सिद्धांत को डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म किया, सिद्ध किया। तो ये सिद्धांत था डेविएशन जर्मर का एक्सपेरिमेंट, और इसने किसे सिद्ध किया था, तरंग प्रॉपर्टी को। क्योंकि एक आदमी था जिसका नाम था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने कहा था जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कणों के रूप में भी चलते हैं, यानी पार्टिकल्स की फॉर्म में भी चलते हैं, और वेव्स यानी तरंगों के रूप में भी चलते हैं। और इसे सिद्ध किसने करा, डेविएशन और जर्मर ने। तो डी ब्रॉगली थ्योरी इसका सही आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। मैटर वेव्स, जो द्रव्य तरंगे हैं वो कैसी तरंगे हैं मेरे भाई, तो वो प्रायिकता तरंगे होती हैं। प्रोबेबिलिटी वेव्स इसका सही आंसर होगा। और ये सारे क्वेश्चंस मेरे भाई वो हैं जो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, तो आपको कायदे से पढ़ना है पूरी पीडीएफ और जाके पेपर दे के आना है सर, ठीक है। द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स, आपको पता है दो वेलोसिटीज हमने आपको बताई थी, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, उसी को वेव वेलोसिटी भी कह देते हैं। तो ग्रुप वेलोसिटी जो होती है, यानी जो तरंग समूह वेग वाला, मतलब जो ग्रुप मतलब क्या होता है, ग्रुप का मतलब हो जाता है ग्रुप यानी समूह, यानी चटिया, यानी वर्ग, और वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, वेग ऑफ मैटर वेव्स, यानी जो तरंगे हैं, द्रव्य तरंगे, उनकी ग्रुप वेलोसिटी किसके बराबर होती है, तो इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर होती है, यानी सरल भाषा में कहें तो कणों के वेग के बराबर होती है, ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज गिवन बाई, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब प्रायिकता घनत्व को किस इक्वेशन से लिखते हैं। इस इक्वेशन को बिल्कुल देख लो, पेपर में कल आ सकती है। साई मॉड लगा हुआ है दोनों तरफ, साई आर वेक्टर टी, टी क्या है, टी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर यानी अदिश राशि, इसलिए इस पे वेक्टर नहीं लगा, और होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन देख लो, पेपर में मिल सकती है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ अ वेव फंक्शन, जो ऊपर हमने वेव फंक्शन लिखा है उसके लिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है, उसे आप किस तरीके से सॉल्व करोगे चीजों को, तो -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, पूरी अपनी इक्वेशन लिख दी स्क्वायर, साथ में dv इक्वल्स टू 1 होगा, ये इसकी नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन है सर, ठीक है। इसे भी आप देख लीजिए। द बाइसिंग सर्किट दैट गिव्स बेस्ट स्टेबिलिटी टू क्यू पॉइंट इज, क्यू पॉइंट को कौन सी वाली कंडीशन है जब सबसे ज्यादा स्थायित्व प्रदान होता है, तो पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग। जब पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग करते हैं, पोटेंशियल मतलब होता है विभव, डिवाइडर मतलब प्राचीर, बाइसिंग का मतलब होता है जोड़ना, कनेक्ट करना, तब हम लोग उसे कहते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल है सर, ठीक है। इफ द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग इज फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन के बीचों बीच में अगर एक्टिव पॉइंट को हम लोग फिक्स कर दें, ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स कर दें, तब क्या होगा, द ऑपरेटिंग पॉइंट इज स्टेबल, तो ऑपरेटिंग पॉइंट भी स्टेबल होगा। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो पेपर में आए हुए हैं, तो इन्हें आप छोड़िएगा मत बिल्कुल भी। द डेसिबल गेन ऑफ अ कैस्केड एम्पलीफायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कैस्केड एम्पलीफायर होता है उसका जो गेन है वो किसके बराबर होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल गेन्स, जो अलग अलग गेन्स हो रहे होते हैं, कैस्केड एम्पलीफायर होगा तो उन सबकी अगर गुणा कर दें तो उसके बराबर हो जाएगा सर, ठीक है। अ कपलिंग कैपेसिटर इज यूज्ड, कपलिंग का मतलब क्या होता है, जोड़ देना एक से ज्यादा चीजों को, तो उसका इस्तेमाल कब करते हैं मेरे भाई, तो प्रोवाइड आइसोलेशन ऑफ डीसी करंट, जो डीसी करंट है एम्पलीफायर तक अलग पहुंच सके, और जो उसमें लोड लगा हुआ उस तक अलग पहुंच सके। लोड और एम्पलीफायर को अलग अलग करंट देने के लिए, आइसोलेट करंट देने के लिए कपलिंग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। द पर्पस ऑफ यूजिंग हीट सिंक इन अ पावर एम्पलीफायर, यानी जो पावर एम्पलीफायर है, पावर एम्पलीफायर क्या करता है बेसिकली, मतलब कम वोल्टेज है, ठीक है, एनर्जी कम है, उसे बढ़ा देगा, पावर एम्पलीफायर है। तो द पर्पस ऑफ यूजिंग हीट सिंक का इस्तेमाल क्यों करते हैं पावर एम्पलीफायर में, तो डिसिपेट हीट फ्रॉम डिवाइस, जो भी डिवाइस बचेगी, आपने पढ़ रखा है सोर्स होता है, सिंक होता है, ठीक है, और
सिस्टम होता है यानी निकाय होता है। सिस्टम की बात आई तो सभी को पता ही है, अभी अभी सिस्टम बड़ा वायरल हो रहा था सर, ठीक है, एल्विश यादव ने बिग बॉस जीता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम का मतलब निकाय जिसके ऊपर कार्य किया जाता है सर, ठीक है। तो जो हीट बचती है वो कहाँ चली जाती है, सिंक में चली जाती है। द यूज ऑफ द वोल्टेज डिवाइडर मेथड ऑफ बाइसिंग, यानी वोल्टेज डिवाइडर मेथड जो है बाइसिंग का क्या है, तो लिमिट्स द एसी इनपुट सिग्नल गोइंग इनटू बेस, यानी लिमिट मतलब रोकता है एक तरीके से एसी इनपुट सिग्नल्स को गोइंग इनटू बेस, यानी बेस में जाने से। नाम ही क्या उसका, वोल्टेज डिवाइडर, डिवाइडर मतलब रोकने वाला, ब्रेकर कहते हैं जिसे सर, ठीक है। फॉर ऑपरेशन ऑफ अ बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, यानी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, बाईपोलर का मतलब जिसमें दो पोल हो, दो जंक्शन हो, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये सारी चीजें। इसे अगर आपको एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन पॉइंट होना चाहिए एक्टिव रीजन में सर, ठीक है। एन एम्पलीफायर बेसिकली कन्वर्ट्स, एम्पलीफायर करता क्या है, तो डीसी एनर्जी इनटू एसी एनर्जी इन लोड एट द सिग्नल फ्रीक्वेंसी। कम सिग्नल होगा बढ़ा देगा, कम वोल्टेज का सिग्नल होगा बढ़ा, तो सिग्नल फ्रीक्वेंसी पे डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इन क्लास बी एम्पलीफायर, हमने आपको पूरा डिटेल में महा क्लासेस पढ़ा रखे हैं, क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर क्या होते हैं। तो जो क्लास बी एम्पलीफायर है कंसिस्ट ऑफ ओनली द पॉजिटिव हाफ साइकिल, केवल जिसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं क्लास बी एम्पलीफायर सर, ठीक है। इन एन एम्पलीफायर नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा, एम्पलीफायर की पावर को बढ़ा देगा, नेगेटिव वाला क्या करेगा, कम कर देगा। तो डिक्रीजेस मतलब घटा देता है, द वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन को कम कर देता है। अब पावर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर का मतलब ही क्या है आपको पता है सर, पावर एम्पलीफायर जो बढ़ाएगा सर, ठीक, पावर एम्पलीफायर। तो ट्रांसफार्मर कपलिंग का इस्तेमाल इसमें क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें इंपीडेंस मैच करना होता है। अगर आपको इंपीडेंस नहीं पता तो बताया दे रहा है, नॉर्मली हम लोग प्रतिरोध कहते हैं जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं, लेकिन जब एसी करंट की बात होती है तब हम लोग उसे इंपीडेंस बोल देते हैं, हिंदी में प्रतिबाधा, जिसे जेड से लिखा करते हैं सर, ठीक है। इन अ कॉलपिट ऑसिलेटर, जो कॉलपिट ऑसिलेटर होता है उसमें क्या इस्तेमाल होता है, तो उसमें हम लोग टैप्ड कैपेसिटेंस का इस्तेमाल करते हैं सर, ठीक है। एन ऑसिलेटर एम्प्लॉयज अ फीडबैक, यानी किसी ऑसिलेटर में अगर हम लोग फीडबैक एम्प्लॉय करते हैं तो वो फीडबैक कैसा होता है, तो वो फीडबैक पॉजिटिव होता है ऑसिलेटर के अंदर। पॉजिटिव मतलब जो पावर को बढ़ाएगा, नेगेटिव मतलब जो कम कर देगा सर, ठीक है। इन अ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर द नंबर ऑफ आरसी सेक्शंस, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में आरसी सेक्शन जो होते हैं, आर फॉर क्या सबको पता, रेजिस्टेंस, सी फॉर कैपेसिटेंस है, तो ये जो सेक्शंस होते हैं वो कितने होते हैं, तो 3 होते हैं सर, ठीक है। उसके बाद अगला आ गया हार्टले ऑसिलेटर। हार्टले ऑसिलेटर इज कॉमनली यूज्ड, हार्टले ऑसिलेटर का इस्तेमाल कहाँ होता है, रेडियो रिसीवर्स में होता है। ऑप्टिकल फाइबर गाइड लाइट वेव्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, तो टोटल इंटरनल यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा ऑपरेट होती हैं जितने भी ऑप्टिकल फाइबर गाइड्स होती हैं, ठीक है। विच क्वांटिटी इज इनवेरिएंट, कौन सी क्वांटिटी नहीं चेंज होती है, इनवेरिएंट रहती है जब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो एक्सिलरेशन इसमें विकल्प में था तो एक्सिलरेशन सही आंसर हो गया। द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट, किस्म कौन से फ्रेम में जो बेसिक लॉ हैं फिजिक्स के, न्यूटन्स लॉ होगा, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो इनवेरिएंट यानी चेंज नहीं होते हैं, इनर्शियल फ्रेम्स में चेंज नहीं होते हैं सर, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम्स होते ही वही हैं जो फंडामेंटल लॉज को फॉलो करते हैं भाई, ठीक है। द टर्म रिलेटिविस्टिक रेफर्स टू, यानी जो रिलेटिविस्टिक है, वो जो शब्द रिलेटिविस्टिक है उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो ऑब्जर्व्ड व्हेन स्पीड्स आर क्लोजर टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी जब स्पीड प्रकाश की चाल के बराबर होगी तो रिलेटिविस्टिक इस्तेमाल करना ही पड़ेगा कि इसकी तुलना में ये, इसकी तुलना में ये, और कोई विकल्प होता है। तो रिलेटिविस्टिक का मतलब होता है तुलनात्मक, ठीक है। डायरेक्ट हम एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं तो हम रिलेटिव वर्ड यूज कर लेते हैं सर, ठीक। जैसे हम कह दें, कोई कह दे दुनिया में सबसे मजबूत सबसे रिजिड बॉडी कौन है, तो दुनिया में सबसे रिजिड बॉडी कुछ नहीं है भाई। आप रिलेटिविटी के रिलेटिव वर्ड यूज कर लो कि भैया एक मान लिया एक सर जी हैं स्कूल में एग्जाम्पल देते हैं, नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन मतलब एक सब्जी वाला टमाटर, एक लोहे का टमाटर, तो लोहे का टमाटर रिजिड हो गया यानी दृढ़ हो गया। तो ओवरऑल यहाँ पर रिलेटिव वर्ड यूज कर लेते हैं जब चीज़ें एक्यूरेट नहीं होती हैं, इस तरीके से सर, ठीक है। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूसेस टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमने सब पीडीएफ में करा रखे हैं क्वेश्चन। गैलीलियन में कन्वर्ट हो जाता है कब, जब स्पीड ऑफ लाइट इज एज्यूम्ड 0, जब प्रकाश की चाल 0 मान ली जाए तो उसे फिर लॉरेंट नहीं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कह देते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस द स्पीड ऑफ लाइट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो उसका जो मास है वो कैसा हो जाएगा, तो टेंड्स टू इन्फिनिटी, अनंत की तरफ मूव करेगा, मास बहुत बढ़ जाएगा सर, ठीक है।
इसके बाद देखिए यहाँ से हमने ये न्यूमेरिकल्स लगा रखे हैं और यहीं से पूरी वीडियो हमने शूट भी कर रखी है, तो हम यहीं से उसे ऐड किए दे रहे हैं। इस पूरी वीडियो को देख डालो, न्यूमेरिकल्स देख डालो और जितनी भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है पूरी पीडीएफ सबको भगा भगा के देख लो सर, ठीक है। उसके अलावा मॉडल लिया है, ठीक है, अच्छी बात है। पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, ये भी जैसे ही वीडियो पब्लिक करेंगे टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल देंगे। बस आपको पूरी वीडियो यहाँ से आगे देख लेनी है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करके जाना है। और चलिए वीडियो हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं, आप उसे भी देखिए। फिलहाल थैंक यू दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। हमने आपके लिए पूरी ऑब्जेक्टिव सीरीज बनाई, पूरी डिस्क्रिप्टिव जितनी भी महा क्लासेस थी सब कुछ कंप्लीट है अपने इस चैनल पर। जिन बच्चों का सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, सारा कंटेंट अवेलेबल है। यूट्यूब पर ना मिले प्लेलिस्ट देख लेना, वरना सर्च कर लेना, BDKDN के साथ में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जिन लोगों के मल्टीपल चॉइस पेपर है, सर प्रैक्टिस तो हम कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट भी डाल देंगे दोनों की, लेकिन सर हम प्रैक्टिस तो कर लेंगे लेकिन न्यूमेरिकल्स दिक्कत कर रहे हैं सर, ठीक है। तो कुछ ऐसे सवाल बताइए जो पेपर में आते रहते हैं। तो कुछ पुराने पेपर जो बच्चों ने हमें भेजे थे उनमें आए हुए कुछ न्यूमेरिकल्स पे हम लोग चर्चा करेंगे और जितने भी सवाल बन सकते हैं जिस जिस वैरायटी के, वो सारे फार्मूले आपको बताने वाले हैं। यह वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन बड़ी छोटी से मतलब नहीं है भाई, पेपर आपके आ गए हैं और अगर एक सवाल भी आपके काम का इसमें होता है तो यह वीडियो कामयाब हो जाएगी। चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल आया हुआ और विकल्प में आया है मेरे भाई। ये मत समझना कि मेरा पेपर तो विकल्प वाला, मेरे किस काम के हैं। विकल्प में न्यूमेरिकल आएगा, तुक्का थोड़ी लगाओगे। तो ध्यान से समझना, पूरा जो ये वीडियो ध्यान से देखनी है। चले, द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, ध्यान से समझिए, जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन यानी प्रकाश विद्युत जो कार्य फलन है ऑफ अ मेटल इज 2.061 EV, यानी किसी धातु का कार्यफलन 2.061 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द थ्रीशोल्ड वेवलेंथ, थ्रीशोल्ड का मतलब क्या होता है, दहली, यानी इससे कम पे प्रकाश निकल के, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर नहीं आएंगे। तो थ्रीशोल्ड वेवलेंथ मतलब दहली तरंग दैर्घ्य फॉर द मेटल, धातु के लिए दहली तरंग दैर्घ्य बताइए। हम आपको देखिए सवाल एक है, सवाल तो बहाना है, आपको बहुत कुछ सिखाना है। जैसे देखो कार्यफलन को लिखते हैं W से। W के 2-3 फार्मूले होते हैं, एक होता है h/0, ठीक है। अगर आपसे पूछता थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, दहली आवृत्ति, तो 𝛎0 निकालते। यहां कह रहा है वेवलेंथ, तो W बराबर होता है hc/λ, क्योंकि न्यू बराबर होता है c/λ0, तो W बराबर hc/λ0 रख दिया मेरे भाई, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें चाहिए है थ्रीशोल्ड वेवलेंथ, यानी λ0 का मान हमें चाहिए है, तो हम लोग λ0 को निकालेंगे। लेकिन बच्चा गलती क्या करेगा बताते हैं आपको। W का मान दे रखा है EV में, EV माने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल होते हैं, तो हमने इसे जूल में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमेशा MKS पद्धति में सवाल को लगाया करो। MKS मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड, जैसे कार्य का मात्रक जूल, MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो हमने इसे जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻⁻⁹ से गुणा कर दी। λ0 यानी थ्रीशोल्ड वेवलेंथ आपसे पूछ रहा था, फार्मूला लगाया W बराबर hc/λ0, सारे मान हमने यहाँ पे रख दिए, काटा पीटा, आंसर आया λ0 बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, तो अगर बाई चांस ये मीटर में पूछ लेता तो मीटर में आंसर, -10 मीटर हटा के एंगस्ट्रॉम लगा दिया। यानी इस तरीके के सवाल, और ये सवाल आया हुआ है, पेपर में आया है ये सवाल मल्टीपल में, तो 6000 वाले पे आपको टिक कर देना है। लेकिन लगा के तो देखना पड़ेगा ना सवाल सर जब आएगा। तो पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल ये भी आया हुआ है, ये सब सवाल आए हुए हमने पेपर से ही उठाए हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका जो वेग है यानी वेलोसिटी है, इज डबल्ड यानी वो दुगनी हो जाए, इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी, तब इसकी जो डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य है वो कितनी हो जाएगी। तो भैया पहले वेग मान लिया v था, बाद में कह रहा वेग दुगना यानी 2v हो गया, तो कह रहा वेवलेंथ यानी λ2 कितना हो जाएगा। तो फार्मूला होता है λ बराबर h/mb, m और h नियतांक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी वही रहेगा, h प्लांक नियतांक भी वही रहेगा, दोनों नियतांक हैं, भाग दे दिया, भाग दिया तो भैया b2 ऊपर चला गया, तो λ1 बटे λ2 बराबर b2 बटे v1 आ गया। b2 का मान 2b रख दिया, b1 का मान b रख दिया, b से b कैंसिल कर दिया, तो λ2 बराबर आ गया λ1/2, यानी दूसरी वाली जो वेवलेंथ है
पहले वाले वेवलेंथ की आधी हो जाएगी। तो इसमें जो हाफ वाला आंसर होगा या फिर आधी, आप जिसमें भी लगा रहा हो, सर हिंदी में पढ़ रहा हो इंग्लिश में पढ़ रहा हो तो आपको टिक ही लगाने एक्चुअल में OMR रखने को आएगी या फिर, तो कुल मिला के जैसे जिस कॉलेज का जिस यूनिवर्सिटी का सिस्टम हो, कई लोग टिक लगवा के पेपर जमा कर लेते हैं, कई लोग OMR शीट देते हैं, जैसा भी हो सर, ठीक है। तो आधी वाला इसका आंसर यानी हाफ वाला आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक भाई। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर से उठाया हमने। अब ये फीडबैक होता क्या है, हमने ये सब पढ़ाया हुआ है लेकिन फिर भी बता देते हैं कि जब एम्पलीफायर है, जैसे एम्पलीफायर होता क्या है, कल हमने एक वीडियो डाली है अपने BD Academy BSc चैनल पे, शायद आपने देखी हो। एम्पलीफायर होता क्या है, एम्पलीफायर ये होता है कि जैसे मेरी अभी आवाज़ कम है, ऑडियो कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक एम्पलीफायर यूज करते हैं और यहाँ पर देखिए एक ट्रांसमीटर माइक वगैरह रखा रहता है। इस माइक की हेल्प से क्या होता है, मेरी आवाज़ को एम्पलीफायर बढ़ा देता है। तो आवाज़ एम्पलीफायर का मतलब होता है प्रवर्धित कर देना, बढ़ा देना सर, ठीक है। तो कह रहा है कि वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर, मतलब जब नॉर्मली एम्पलीफायर चल रहा है तब उसका वोल्टेज गेन कितना है, 3000 है। फिर कह रहा वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर फॉर निगेटिव फीडबैक, इसे निगेटिव फीडबैक दे दिया गया। फीडबैक क्या होता है मेरे भाई, जैसे आप हमें कमेंट करके बताना कि भैया ये वीडियो आपको कैसी लगी, तो ये क्या हो जाएगा, फीडबैक हो जाएगा। तो एम्पलीफायर से जो आउटपुट हमें मिला उसी आवाज़ को हमने फिर एम्पलीफायर के लिए इस्तेमाल कर दिया, इसे फीडबैक कह देते हैं। अगर उस आवाज़ से एम्पलीफायर की फ्रिक्वेंसी या वोल्टेज या जो भी है वो बढ़ गया तो उसे पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। उसने और कम कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो उसे निगेटिव फीडबैक कहते हैं। तो कह रहा जब फीडबैक दे देंगे तो जो फीडबैक फैक्टर है वो बीटा का मान 0.01 है। तो आपको वोल्टेज गेन तब देना है जब उसे फीडबैक, पहले नॉर्मल चल रहा था तो इतना है, अब फीडबैक भी दे दिया, अब होएगा कितना। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। गेन इन एम्पलीफायर को ए से लिखते हैं, नॉर्मली ए से लिखते हैं, गेन को 3000 दे रखा है। फीडबैक फैक्टर को बीटा से लिखते हैं, 0.01 दे रखा है। वोल्टेज गेन फॉर निगेटिव फीडबैक, यानी निगेटिव फीडबैक के लिए आपको वोल्टेज गेन यानी AF, A फॉर गेन और F फॉर फीडबैक गेन, AF का मान पूछ रहा है। AF बराबर A/1 प्लस A बीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। AF ऐसे रखा, सारे मान रख के हल करोगे, 96.77 इसका सही आंसर होगा। ये सारी कैलकुलेशन हमने कहीं से नहीं, कहीं टिक लगा नहीं, सारे खुद सवाल लगाए हैं और खुद बैठ के सॉल्व करे हैं, या फिर कुछ सवाल जो हमने ऑफलाइन में लगाए हैं वो यहाँ पे लगाए हैं। यानी ओवरऑल ये एक बहुत ही हेल्दी वीडियो आपके लिए होने वाली है। इन सारे सवाल को अगर आप देखते हैं, हम गारंटी ले रहे हैं कि पेपर में सवाल के मामले में भुगतना नहीं पड़ेगा। बाकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर भी है देख डालो, PDF वगैरह टेलीग्राम BD Academy BSc पे पड़ी हुई है, जाके माउस काट दो जाके भाई, बस यही कहेंगे, ठीक है। अब पोटेंशियल E बराबर एक इक्वेशन दे रखी है 480 sin ओमेगा t वोल्ट इज अप्लाइड ऑन फुल वेव रेक्टिफायर। इस सवाल को लगाने से पहले आपको समझना पड़ेगा, सुनो। फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब, हमने ये सारी चीजें महा क्लास में बताई हैं, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, जब हम लोग 4 PN जंक्शन डायोड लगाते हैं तब हम लोग उसे कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। क्या कहते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, समझा दे रहा है यार। रेक्टिफायर होता क्या है, जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर मतलब क्या होता है, दिष्टकारी, DC बनाने वाला। DC क्या होती है, जो बैटरी वाली करंट होती है वो DC करंट होती है। घरों में जो लाइट आती है वो AC करंट होती है। जो AC को DC में कन्वर्ट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बताओ, उसे हम लोग कहते हैं रेक्टिफायर, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, हाफ वेव जब रेक्टिफायर होता है तो उसमें एक PN जंक्शन डायोड का इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ आधे चक्कर में चलता है, आधे में चलता ही नहीं है। तो अगर हमें पूरे में चक्कर चलाना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, 2 मेरे भाई PN जंक्शन डायोड लगाने पड़ते हैं, तब वो फुल वेव रेक्टिफायर हो जाता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर है जरूर, लेकिन आधे चक्कर में एक चलता है, आधे चक्कर में दूसरा चलता है। तो जो इन्होंने वोल्टेज दे रखा है, ये वोल्टेज टोटल है, आधे चक्कर में एक चलेगा, आधे में एक, यानी आधा आधा वोल्टेज दोनों को मिलेगा। तो देखना भाई, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच डायोड, दोनों जो डायोड हमने लगा रखे हैं उनका जो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस है वो 800 ओम है और लोड प्रतिरोध जो है वो 4 किलो ओम है, तब आपको कैलकुलेट करनी है ये कुछ चीजें। क्या कैलकुलेट करना है, पीक यानी शिखर मान निकालना है धारा का, एवरेज यानी औसत मान निकालना है धारा का, RMS यानी रूट मीन स्क्वायर मतलब वर्ग माध्य मूल निकालना है धारा का। ये बढ़िया क्वेश्चन है सर, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ करंट, धारा का मान, उसके बाद इफिशियंसी निकालनी है, रिपेल फैक्टर निकालना है, ये सब पूछे जा सकते हैं। लीजिए सर, तो कितना वोल्टेज दे रखा है, E बराबर 480 sin ओमेगा t, लेकिन इतना नहीं होगा मेरे भाई। क्यों, क्योंकि आधे चक्कर में, रेक्टिफायर में आधे चक्कर में एक डायोड चलता है, आधे में एक चलता है। तो होगा क्या मेरे भाई, प्रत्येक डायोड पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधे का मतलब कितना, E0 बराबर 240 वोल्ट। कैसे,
E बराबर 480 साइन ओमेगा टी है, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 साइन ओमेगा टी, यानी 240 साइन ओमेगा टी एक को मिलेगा, 240 दूसरे को मिलेगा। हाफ वेव में एक ही होता है, फुल वेव में दो होते हैं, और वो दो होते ही इस वजह से हैं क्योंकि एक सिर्फ आधे चक्कर में ही चलता है, तो अगर पूरे में चलाना है तो दो लगाने पड़ेंगे, सीधी बात है। जब इसकी तुलना करेंगे E बराबर E0 साइन ओमेगा टी से, तो E0 का मान कितना आ जाएगा 480, लेकिन पूरे के लिए आधा आधा बटेगा तो E0 का मान कितना आएगा 240। ठीक, RD का मान दे रखा है, RD का मतलब D फॉर डायोड, R फॉर रेजिस्टेंस। डायोड का प्रतिरोध इन्होंने दे रखा है 800, लोड प्रतिरोध दे रखा है 4 किलो ओम, 1 किलो ओम में होते हैं 1000 ओम, तो RL का मान 4 × 10³ ओम हो गया। ठीक, पीक करंट यानी शिखर मान धारा का निकालना, I0 बराबर वही ओम का नियम, B बराबर IR कह लो, E/RD + RL, यानी टोटल प्रतिरोध उसी से हमने लगा दिया। मान रख के जब आप इसे हल करोगे सारे मान तो ये आंसर निकल जाएगा। फार्मूले हम आपको बताया जा रहा है। एवरेज करंट पूछे तो IDC का मतलब 2I0/π है, औसत धारा का फार्मूला होता है 2I0/π। I0 का मान ऊपर निकाल चुके हैं, यहाँ रख के हल करोगे आप, ये आ जाएगा। पाई का मान नहीं पता, 3.14 या 22/7 आप रख सकते हो। IRMS यानी वर्ग माध्य मूल धारा होती है, I0/√2 मान होता है, √2 का मान 1.414 होता है, भाग दे के हल करोगे ये आ जाएगा। ठीक है, इफिशियंसी ईटा बराबर होता PDC/PAC। PDC क्या होगी, जो आउटपुट हमें मिला, क्योंकि रेक्टिफायर क्या करेगा AC लेगा DC बनाएगा, यानी सरल भाषा में कहें तो आउटपुट बटे इनपुट, ये होती है उसकी दक्षता। दक्षता मतलब काम करने की क्षमता, कितना हमने दिया कितना हमें मिला। हम समझाते हैं आपको क्या होती है दक्षता। लो, बहु हमारी गृह कार्यों में दक्ष है, हम कहते हैं हमने 5 रुपए खर्च किए, 50 रुपए हमें मिले, तो 5 दाम कितना हो गया 50, यानी जो हमारी इफिशियंसी दक्षता है वो कितनी है 10 है। 10 गुना कर दिया हमने चीजों को, तो इनपुट आउटपुट बटे इनपुट, जितना हमें मिला, जितना DC मिला वो ऊपर, जितना AC हमने दिया बदलने के लिए वो नीचे। DC का मान क्या होगा, P बराबर I² R होता, तो IDC²/RL, नीचे IRMS² बटे में RD + RL, ये अपना इनपुट था, RL पे हमें आउटपुट मिलेगा। सारे मान यहाँ पे रख देंगे और हल होके निकल के आएगा ईटा बराबर 0.676। परसेंटेज में कभी पूछे तो 100 से गुणा कर देना, 67.6 आ जाएगा। रिपल फैक्टर का फार्मूला भी हमने यहाँ पे लिख दिया, ये PDF आपको हम दे देंगे, कोई टेंशन नहीं, लेकिन सारे फार्मूले हमने कोशिश की है इस्तेमाल करने की जो आपके काम में आ सकते हैं। रिपल फैक्टर बराबर होता गामा से लिखते हैं IRMS बटे IDC का होल स्क्वायर -1, इसे रख के आप भाग दोगे, हल करोगे, आंसर आएगा 0.48। ठीक, उसके बाद एक कार्नोट इंजन होता है। कार्नोट इंजन के लिए जो इफिशियंसी नॉर्मली टेम्परेचर के फॉर्म में होती है वो तो आपको पता होगी, लेकिन कभी कभी क्या करेगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट दे देगा आपको। एडियाबेटिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट को रो से लिखते हैं, कुछ भी मान दिया हो, मैं उससे मतलब नहीं है। गामा का मान आपको दे रखा होगा, ठीक है, और आपसे इफिशियंसी ईटा पूछेगा, तो ये फार्मूला होता है ईटा बराबर 1 - 1/ρ⁴ गामा -1। जरूरी नहीं है बार बार ये क्वेश्चन आए, लेकिन एक आध बार दिखा है, इस वजह से हमने इसे भी लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद यहां देखिए एक RL सर्किट है, ध्यान से समझना। RL सर्किट का मतलब R माने रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है, L माने क्या है, L फॉर है मेरे भाई कुंडली। L फॉर क्या है, कुंडली यानी प्रेरकत्व। RL का मान आपको दे रखा हो और टाइम कांस्टेंट आपसे पूछा हो, तो L/R की विमा T के बराबर होती है, इसे हम लोग लैम्डा से लिखते हैं। टाइम कांस्टेंट लैम्डा बराबर L/R होता है। L का मान रख दिया, R का मान रख दिया, भाग दे दिया, लैम्डा का मान निकल आया मेरे भाई, समझ गए। तो अगर आपसे टाइम कांस्टेंट पूछे तो आपको ये फार्मूला लगाना है। सोलर कांस्टेंट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये पूछ सकता है विकल्प में भी। S से लिखते हैं, S बराबर होता है 60 × 4πr² बटे में 4πr² छोटा वाला सर, ठीक है, जहां पे कैपिटल R सूर्य की त्रिज्या है, स्मॉल r पृथ्वी की त्रिज्या है, और E फॉर एनर्जी यानी ऊर्जा है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ और चीजें हैं, जैसे ट्राई एटॉमिक गैसों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता होना चाहिए, जितनी तरीके से किसी गैस को हम लोग व्यक्त कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं, जितने मतलब हमें पता होते हैं उसके बारे में। जैसे अगर हम कहें PV बराबर RT, तो इसमें P मालूम है, B मालूम है, मान लिया T नहीं मालूम है, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 2 मतलब 1 हो जाएगी सर, ठीक है। अगर हम आपको आराम से बताएं, उतने कंपोनेंट 2 तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझते हैं। जैसे कोई मच्छर हवा में उड़ रहा है तो वो लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में
में उड़ सकता है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में अगर वो उड़ सकता है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई। कोई चींटा मेज पे चल रहा तो वो लंबाई, चौड़ाई में चल सकता है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गई। ये फिजिकली निकालते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में क्या करते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग ऐसे पता करते हैं, जैसे बाई चांस PB बराबर RT है तो P और B का मान अगर तुम्हें पता है तो R का मान तो नियतांक होता है, T का निकल आएगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गई। यानी किसी भी इक्वेशन को पता करने के लिए जितने लोगों की जरूरत है वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो आपको पता होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्राई एटॉमिक के लिए 6 होती है, डाई के लिए 5 होती है, मोनो के लिए 3 होती है, विकल्प में पूछा जा सकता है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला होता है गामा बराबर 1 + 2/f। ठीक है, गामा का मान निकालने का फॉर्मूला गामा बराबर 1 + 2/f। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप रख लेना, ट्राई के लिए इतनी, डाई के लिए इतनी। तो गामा की वैल्यू ट्राई के लिए होती है 1.3, डाई के लिए होती है 1.4, मोनो के लिए होती है 1.6। यानी f की वैल्यू, गामा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। गामा क्या है, गामा एक कांस्टेंट है। f क्या है, f डिग्री ऑफ फ्रीडम है। दोनों में जिसका मान पूछे, मोनो, डाई, ट्राई, जिसके लिए भी बिल्कुल याद करके जाना मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन ये है, t का मान आपसे पूछ रखा है, लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य आपको दे रखी है, b यानी बीन नियतांक है। बीन का नियम होता है लैम्डा × t बराबर b। लो भैया, लैम्डा × t बराबर b, t का मान b/λ, यहाँ b और लैम्डा का मान रख दिया, t का मान आएगा 4000 केल्विन। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बीन नियतांक के ऊपर लैम्डा × t बराबर b आपको पता होना चाहिए। जैसे ही वीडियो पब्लिक करेंगे तुरंत ये PDF आपको दे देंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि परसों ही आपका पेपर है सर। ठीक है, कल ही बच्चे कमेंट कर रहे थे। अगला देखिए सर, इसी तरीके का एक और सवाल आया हुआ था, लैम्डा का मान पता नहीं, t का मान इतना, b का मान इतना, लैम्डा × t बराबर b हो गया, तो लैम्डा बराबर b/t हो गया, मान रखोगे आंसर। यानी सेम ये फार्मूला आपको एक पता होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर के लिए अगर वर्क फंक्शन कभी पूछे तो वो होता है बीटा बराबर T2/T1 - T2। ठीक है, मान लिया T1 का मान दे रखा है इतना, T2 का मान है इतना। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, रेफ्रिजरेटर के मामले में और नॉर्मली कार्नोट इंजन के मामले में फर्क होता है। तो यहाँ पे इन्होंने T1 का मान कितना दे रखा है 27, T2 का मान कितना है -13। दोनों के आप मान रख के यहाँ पे हल करोगे, आ जाएगा बीटा का मान 6.5। ठीक है, इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ये जरूर याद रखना, कार्नोट इंजन में 2 चीजें होती हैं, एक सोर्स और एक सिंक। सोर्स का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होगा, तो जो ज्यादा टेम्परेचर दे रखा हो उसे T1 मानना, जो कम दे रखा हो उसे T2 मानना मेरे भाई। तो फार्मूला होता है ईटा बराबर 1 - T2/T1। आपसे कहेगा सोर्स का टेम्परेचर, उसे T1 मान लेना, सिंक का टेम्परेचर T2 मान लेना। 187 डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लेंगे, क्यों, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पे MKS पद्धति चलेगी, स्टार्टिंग में बता दिया। डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ोगे ये केल्विन बन जाएगा, 273 जोड़ा 460 केल्विन हो गया। T2 में 273 जोड़ा 345। एक्चुअल में ये रियल मान होता है 273.15, लेकिन अब इतना पॉइंटों में कहां ढोएंगे, तो एक एवरेज 273 जोड़ देते हैं। आप गूगल पर सर्च करके देखना 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू केल्विन 273.15 आएगा, बताइएगा सर। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग 273 लगभग जोड़ देते हैं। ईटा का मान 1 माइनस, यहाँ मान रखा सर फार्मूले में, अपना फार्मूला क्या है T2/T1, मान रख दिया, काट दिया, काट के कितना आएगा 1/4 आ गया मेरे भाई। ठीक, ईटा यानी इफिशिएंसी, काम करने की क्षमता 1/4 है। आप 100% पेट्रोल डालो, 1/4 पेट्रोल जो है इस्तेमाल होगा चलने के लिए, इस तरीके से। बाकी हीट में और क्या नाम साउंड में, इन सब में जो है बर्बाद हो जाएगा, सरल भाषा में कहें। और अगर आपसे कहते हैं परसेंटेज में बताओ, तो 100 से गुणा कर देना, 25% इफिशिएंसी, यानी जितना हमें आप खिलाओगे उसका 25% काम करके देंगे मेरे भाई। ये सीधा सिस्टम है, तो इफिशिएंसी है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये हो सकता है, द अमीटर शोन इन फिगर 1। यहां पर एक अमीटर दिया गया है, ठीक है, कंसिस्ट 480 ओम क्वाइल कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 20 ओम शंट। यानी इस अमीटर के अंदर 2 चीजें हैं, एक 480 ओम की क्वाइल है और एक 20 ओम का शंट है। शंट भी एक प्रतिरोध ही होता है और दोनों कह रहे समांतर क्रम में है। तो पहले तो इस अमीटर का प्रतिरोध हमें निकालना पड़ेगा। समांतर क्रम का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाया, इससे क्या हुआ, अमीटर का प्रतिरोध निकाल लिया, जो 2 प्रतिरोध दे रखे थे उसकी सहायता से, प्लस अलग से एक प्रतिरोध दे रखा है 140.8। तो टोटल प्रतिरोध कितना हो गया भैया, टोटल हमने दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि जब इसका निकल आएगा तो ये सीधे सीधे हैं, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, श्रेणी मतलब लाइन से, समांतर मतलब ऊपर नीचे। साफ साफ कह रहा अमीटर वाले समांतर हैं, पैरेलल है, ये निशान बना हुआ समांतर है, लेकिन ये दोनों तो श्रेणी में है ना। तो जो इसका प्रतिरोध हमने निकाला उसे इसमें जोड़ के टोटल प्रतिरोध निकाल लिया। आर निकल आया, बी का मान 20 दे रखा है, धारा पूछ रहा है, ओम का नियम,
बी बराबर आई आर होता, मान रख दिया, हल कर दिया, आंसर आ गया। उसके बाद बिल्कुल वैसा ही एक सवाल है जैसा भी हमने आपको बताया था, निगेटिव फीडबैक दे रखा है कितना 75 वोल्टेज गेन, फीडबैक रेशियो बीटा दे रखा है, नॉर्मली गेन आपसे पूछ रहा है, वही फार्मूला आप लगाओगे, ए एफ बराबर ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा, समझा चुके हैं इस तरीके का, ये भी पेपर में आया हुआ है, लगा लेना। सेम ऐसे ही एक और, ए का मान 50, ए एफ का मान 10, परसेंटेज में पूछे तो 100 से गुणा कर देना मेरे भाई, ठीक है, ऊपर बता चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरे भाई ये फार्मूला होता है जेड आई एफ बराबर जेड आई 1 प्लस ए बीटा। ये क्या है, जेड आई एफ होता है इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक, ठीक है। जेड आई क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस इंपीडेंस बोलते हैं इसे। तो यहां पर फीडबैक आ जाएगा जब कभी भी फीडबैक, तब हम लोग उसे जेड आई एफ से लिखेंगे और बिना फीडबैक के जेड आई से लिखा करेंगे, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है जो आपके काम में आ सकता है। उसके बराबर देखिए इसके ऊपर एक सवाल भी हमने यहाँ पे लिख दिया, ए का मान 40 है यानी वोल्टेज गेन 40 है, बीटा का मान 10% है, 10% हटाओगे नीचे 100 आएगा तो उसे 0.1 भी हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद जेड आई का मान दे रखा है 2 किलो ओम और जेड आई एफ का मान आपसे पूछ रहा है। जेड आई एफ मतलब फीडबैक के साथ इंपीडेंस, एफ हटा दो, जेड आई का मतलब सिर्फ इंपीडेंस। तो आपको मान दे रखे होंगे, आपसे पूछेगा, मान रख के हल कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब भी कभी कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर होगा और कॉमन बेस ट्रांजिस्टर होगा, इस तरीके के सवाल भी पूछ सकता है। कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर में देखिए आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस लोड प्रतिरोध आरएल दे रखा है, इनपुट आरआई दे रखा है, करंट गेन बीटा से लिखते हैं कॉमन एमीटर में, कॉमन बेस में अल्फा से लिखते हैं। आपसे वोल्टेज गेन पूछ रहा है, ए बराबर बीटा इंटू आरएल अपान आरआई होता है, सारे मान दे रखे, हल करेंगे, ए का मान 100 आ जाएगा, ठीक। इसमें आपसे पूछ रहा अल्फा, अल्फा बराबर आई सी अपान आई ई होता है, बीटा बराबर आई सी अपान आई बी होता है। यह फार्मूला नहीं है, ये भी नोट कर लेना मेरे भाई, ये भी आपसे पूछ सकता है, जैसे उसमें पूछा है बीटा बराबर होता है आई सी अपान आई बी, सर, ठीक है। क्यों, इसमें कौन कौन है, कॉमन एमीटर है तो कलेक्टर और बेस आएगा, सर, ठीक है। इसमें कॉमन बेस है तो सी और ई आएगा, तो आई सी अपान आई ई होता है अल्फा बराबर, तो अल्फा का मान यहाँ रख दिया, आई ई बराबर होता है आई बी प्लस आई सी, दोनों यहाँ पे मान रख के हल करेंगे और इस तरीके से आई बी का मान आई सी का मान हम लोग निकाल लेंगे। इन्वर्जन टेम्परेचर जब भी कभी पूछे, टी आई बराबर 2a अपान आर बी होता है, ये विकल्प में पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए। R का मान 8.31 होता है, ठीक है, गैस नियतांक होता है 8.31 मान होता है। हीलियम का इन्वर्जन टेम्परेचर माइनस का 238.4 होता है, हीलियम के लिए पता होना चाहिए। उसके बाद कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट, R की वैल्यू पता ही है हमें 8.3 है, लेकिन निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, R बराबर पी बी अपॉन टी, पी क्या अपनी मर्जी से ले लेंगे, एक एटीएम। क्यों एक एटीएम ले लेंगे, एनटीपी या एसटीपी कंडीशन होती है हिंदी में, सातादा या मातादा कहते हैं, तो कंडीशन लगाएंगे, पी का मान एक एटीएम रख दिया, टी का मान 0 रख लेंगे, बी का मान 22.4 रख लेंगे, रख के मान जब सारे हल करेंगे तो आर का मान आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, अगर पेपर ऑब्जेक्टिव है 8.31 और डिस्क्रिप्टिव है तो आपको पता होना चाहिए, सर, ठीक है।